नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2026 केमिस्ट्री के पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं 11th केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम का पेपर। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है 0.0052 में कितने सार्थक अंक है? तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 2। 7D कक्षक में 7 दर्शाता है, यह दर्शाएगा मुख्य क्वांटम संख्या को। sp3d2 संकरण का उदाहरण है, तो यहां हो जाएगा SF6। अगला ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है। तो बेरिलियम की जो आयनन एंथैल्पी है ये बोरोन से ज्यादा होगी, तो क्रम हो जाएगा आपके कार्बन के बाद फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन। तो इसमें आपके ऑप्शन बी जो है बे ये करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। क्योंकि बेरिलियम में 1s2 2s2 होता है, जबकि बोरॉन में 1s2 2s2 p1 होता है। तो भरे हुए कक्षक के कारण जो बेरिलियम है इसकी आयनन एंथैल्पी बोरॉन से अधिक होगी। निम्नलिखित में से किसकी एंट्रोपी न्यूनतम है? एंट्रोपी जैसे जैसे ए अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती है। तो यहाँ पर न्यूनतम किसकी हो जाएगी? जल की। अगला ले रहे हैं जठरस का पीएच होता है, तो यहां पर हो जाएगा लगभग 1.2, माइनस नहीं आएगा, 1.2 होगा ओनली। अगला है नियोपेंटेन का यूपीसी नाम है। नियोपेंटेन में एक कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं कुछ इस तरह, ये नियोपेंटेन है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पर मेथिल है वो भी 2, तो 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी कार्बन धनाइन है, 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? -1, क्योंकि पेरोक्साइड है। निम्नलिखित में से समचक्रीय यौगिक का उदाहरण है। साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन, फ्यूरेन, टोलुइन। तो देखो साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन और टोलुइन तीनों ही समचक्रीय यौगिक हैं। जो फ्यूरेन है ये भी समचक्रीय यौगिक है। तो या तो क्वेश्चन में पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में से समचक्रीय यौगिक नहीं है, और इन सब एग्जाम्पल को अगर देखें तो मानने वाला कि सबसे सटीक माने तो बेंजीन है। हालांकि साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन और टोलुइन तीनों ही साइक्लोप्रोपेन है, सॉरी तीनों ही समचक्रीय यौगिक हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, पूछना चाहिए विषम चक्रीय समचक्रीय यौगिक नहीं है, ये पूछना चाहिए। 35 ब्रोमीन 80 में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन के लिए 80 में से 35 निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे? 45, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 45। किसी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। वे विलयन जो तनुकरण पर अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बफर विलयन कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्रोपाइन में सिग्मा और पाई बंद पूछे हैं, तो देखो प्रोपाइन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ 2 तो हो गए पाई और सिग्मा हो गए 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ये 4, एक ये 5 और ये 6, तो 6 होंगे सिग्मा बंद और 2 होंगे पाई बंद। Fe2O3 में Fe की ऑक्सीजन संख्या, तो देखो ये एक तो है Fe2O3 का पूछा है ना, तो 2 Fe का 2x प्लस 3 ऑक्सीजन का टोटल हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा +6, x बराबर हो जाएगा +6/3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3। अगला है मुक्त मूलक स्पीसीज बंध विदलन के उत्पाद हैं। तो मुक्त मूलक स्पीसीज समांश बंध विदलन के उत्पाद है। जब समांश विखंडन होता है तब मुक्त मूलक बनते हैं, विषमान से कार्बोधनाइन और एडाइन बनते हैं। n बराबर 1 के लिए l का मान n-1 से 0 तक होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0।
आदर्श गैस के लिए Cp और Cp में संबंध Cp माइनस Cv बराबर होता है R। मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। Mn Z बराबर 25 के इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हो जाएगा 4s2 3d में हो जाएंगे 5। फॉर्मूला बेस ज्ञात करने का सूत्र, तो ये हो जाएगा संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर। ये फॉर्मूला बेस ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगले में चलते हैं। एथेन का आणविक कक्षक आरेख, तो ये कार्बन कार्बन आपस में सिग्मा बंध से, फिर ये कार्बन का sp3 संगृहीत जो कक्षक है, हर एक कार्बन के sp3 संगृहीत कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये sp3 अतिव्यापन होगा, और ये जो है जिसमें हाइड्रोजन का s कक्षक और कार्बन का sp3 कक्षक भाग ले रहा है, तो ये हो जाएगा sp3s अतिव्यापन, ये हो जाएगा sp3 अतिव्यापन। पावली के अपवर्जन नियम के क्या है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। पेंटेन के समावयवी, पेंटेन के n पेंटेन जिसमें 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए, फिर हो जाएगा आइसोपेंटेन, और एक हो जाएगा नियोपेंटेन जो मैंने आपको बताया था, जिसमें एक ही कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े होते हैं। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन नाम ही लिखना है, और चाहे तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं। अगला है HClO4 का संयुग्मी सार, तो ये संयुग्मी सार के लिए हाइड्रोजन निकल जाएगा, बच जाएगा ClO4 माइनस, ये हो जाएगा इसका संयुग्मी सार। CH3Br2Na BrCH3 शुष्क ईथर A+2NaBr, अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया है, ए क्या हो जाएगा CH3 जुड़ जाएंगे तो CH3 एथेन, ये हो जाएगा आपका ए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है ए समानुपातन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे H2O2 ये मिलकर बनाती है H2O प्लस O2, दो हैं दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1, यहाँ ऑक्सीजन का -2, यहाँ ऑक्सीजन का -2 और ऑक्सीजन का 0, तो ऑक्सीजन -2 सॉरी -1 है ऑक्सीजन का यहाँ, तो ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रही है, ऑक्सीकरण में सॉरी ऑक्सीकरण में कमी अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रही है, ऑक्सीकरण में वृद्धि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ परोक्साइड में ऑक्सीजन -1 है जो बाद में जल में जा रही है -2 में, तो ये अपचयन, और -1 से O2 में जा रही है, यहाँ O2 है 0 में, ऑक्सीकरण में वृद्धि, तो यहाँ क्या है ऑक्सीकरण, तो यहाँ अपचयन है यहाँ ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं, तो ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन का अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर H+ और BCl3 हो जाएंगे लुईस अम्ल, और HO- और F- हो जाएंगे लुईस क्षार। किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन तैयार किया गया, विलय एक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो विलय की मात्रा है 2, विलयन की मात्रा 2 + 18 20 इंटू 100, 5 बार जाएगा, तो यहाँ प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी 10%। अगला है 0.05 m NaOH विलयन की pH ज्ञात कीजिए, तो यहाँ POH हो जाएगा माइनस लोग, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻³ हो जाएंगे, लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log 5 -3, log 5 की वैल्यू होती है
0.6990, इसमें से जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 माइनस का प्लस का हो जाएंगे, तो प्लस के 3 में से 0.6990 निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.30। ये आ गई आपके POH। अब POH आ गई आपके 2.30, आपको चाहिए PH, तो 14 में से निकाल लो, तो 14 में से 2.30 निकालोगे तो आपको कितनी हो जाएगी 11.70 लगभग। अगला है परीक्षण प्रभाव। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को घेरना, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अनुवादित संरचना बना सकते हैं, कार्बोनेट एक डबल बॉन्ड वाला, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और ये भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, ये माइनस माइनस। फिर यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा डबल, या यहाँ आ जाएगा डबल, यहाँ बन जाएगा सिंगल, तो 3 अनुनादी संरचनाएं बन जाएगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण अनुप्रस्थ तरंगें होती है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश में और निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आप बना लेंगे एक्स-रे, फिर गामा, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR, और फिर एंड में रेडियो वेव। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर समीकरण लिखिए। तो डेनियल सेल जो होता है इसमें एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है कॉपर का, ये आपस में कुंजी से जुड़े होते हैं, और इनके बीच में लवण सेतु होता है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पर ZnSO4 के जलीय विलयन में डूबा रहता है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। समीकरण हो जाएगा जिंक ऑक्सीकृत होकर दे रहा है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 विलयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके दे रहा है कॉपर धातु। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक कॉपर +2 के साथ मिलकर जिंक +2 और कॉपर धातु दे रहा है। ये आपके हो जाएगी इक्वेशन। Kp और Kc में संबंध आपको व्युत्पन्न करना है। Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n, ये आपको फॉर्मूला डेराइव करना है। बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी का मान बोरोन से अधिक होता है, क्योंकि बेरिलियम में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 होता है, ये पूर्ण पूरित होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि बोरोन में बाह्यतम कोश में p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जिसके कारण बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरोन से अधिक होती है। H2S गैस है, जबकि H2 द्रव, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक अपचय को पहचानना है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक 2x प्लस 4 हाइड्रोजन का -4 टोटल 0, तो 2x यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो +4 होगा, तो 2x बराबर -4, x बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक है -2, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक है 0, तो -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का -1 है और यहाँ हो जाएगा -2। तो देखो नाइट्रोजन जा रहा है -2 से 0 में, यानी हो रहा है ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचयिक। तो ये तो हो गया अपचयिक, और यहाँ ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन जिसका होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये है अपचयिक और ये क्या है, ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। प्रभाजय आसवन दो द्रवों को पृथक करने की विधि है। यदि दो द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उनको प्रभाजय आसवन से पृथक किया जाता है। डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं। लेसन विलयन, इसमें कार्बनिक यौगिक को सोडियम धातु के साथ मिलाकर सोडियम धातु व कार्बनिक यौगिक को क्वथन नली में लिया जाता है। क्वथन नली को रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है।
फिर इस क्वथन नली को अशुद्ध जल से भरे प्याले में तोड़ लिया जाता है। छानने से लेसाने विलयन प्राप्त होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम, एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। हाइड्रोजन वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जबकि हेलोजन वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। प्रोपीन पर HBr के योग, तो प्रोपीन ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन है। इस पर HBr का योग करेंगे तो HBr का योग में यहाँ जुड़ जाएगी हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ती है जहाँ हाइड्रोजन अधिक हो, हेलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम। अगला है IUPAC नाम लिखना है, इजी है। ये नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5। 3 पर मैथिल है तो 3 पर मैथिल, 5 कार्बन वाला है तो पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, तो ये हो जाएगा 3 मैथिल पेंट 3 इन। इसका लिखना है तो ये 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 3 के लिए प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, तो ये हो गया अपने प्रोपेनोइक अम्ल। अगला जो है एल्कोहल है, और एल्कोहल में जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस साइड से करो कि जिस साइड से OH को कम अंक मिले। तो ये 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 3 पर एल्कोहल 3 ऑल, नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। इसका IUPAC नाम टोलुइन हो जाएगा। ये देखो अभिक्रिया पूर्ण करना है, एथाइन है, रक्त तब नली में इसको गर्म कर रहे हैं तो ये इसका समावयवकरण हो जाएगा और इसे क्या बन जाएगी, बेंजीन, CH फिर ढंग से बना देता हूँ, सीधी बेंजीन बना देते हैं, यह बन जाएगी बेंजीन। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये NaO, ये Na और ये CO2 ये मिलकर बना लेंगे Na2CO3, ये CH3 और NOH के हाइड्रोजन ये मिलकर बना लेंगे CH4 मीथेन। ये अथवा वाला सवाल है, इसमें भी IUPAC नाम लिखना है, तो ये तो IUPAC नाम इजी से लिख लेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए 3 पर मैथिल हैं तो 3 मैथिल, 5 के लिए पेंट और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन, 3 मैथिल पेंट 1 आइन या 3 मैथिल पेंटाइन। ये एल्डिहाइड है 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, एल्डिहाइड के लिए लगेगा N तो प्रोपेनेल। ये मिसप्रिंट है, एक कार्बन पर 5 CH3 नहीं हो सकते, 3 CH3 हो सकते हैं, तो ये वैसे हो जाएगा CH3 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 ऐसे हो जाएगा और फिर CH2 CH3, ये 5 की जगह 3 होगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। 2 पर 2 मैथिल हैं तो 2 2 डाईमेथिल, 4 के लिए ब्यूटेन, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये तो सिंपल है। फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो ये क्या करेगा, बेंजीन के 6 के 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा और 6 हाइड्रोजन की जगह 6 जुड़ जाएंगे क्लोरीन, सॉरी यहाँ पर ये बॉन्ड समाप्त हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H6Cl6। यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा और 6 के 6 जो क्लोरीन है वो 6 कार्बन पर जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बन जाएगा C6H6Cl6, यानी इसको BHC गैमेक्सिन और लिंडेन भी कहते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं जैसे मेथिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर बेंजीन से
CH3 जुड़ जाता है, बन जाता है मेथिल बेंजीन। प्रेरणिक प्रभाव, यदि कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन दाता या ग्राही समूह जुड़े हैं तो उनके कारण होने वाला प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति, एल्काइन में हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का संकरण sp होता है, तो कार्बन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर विस्थापित होते हैं, परिणाम से हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। तो कार्बन का sp संकरण होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसीलिए एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति दिखाती है। संरचनात्मक समायोजकता, कोई एग्जाम्पल लेके आप आराम से समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KH के साथ, एथिल क्लोराइड होता है CH3 CH2Cl, एल्कोहलिक KH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन का हेलोजन और बीटा एल्फा कार्बन का हेलोजन और बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से H यहाँ से Cl जाएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्लस HCl निकल जाएगा आगे। अतिपर संयुग्मन, ये बंध रहित अनुनाद कहलाता है। एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो और हेलोजन वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। जैसे अगर हम प्रोपाइन का एग्जाम्पल लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इस पर हम HBr का योग करवाएं तो एडिशन एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगा, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन जहाँ हाइड्रोजन कम है और CH2 से जुड़ गया हेलोजन जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। नाभिक शनयी स्पीसीज, वे स्पीसीज जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेशित होती है उनको नाभिक शनयी स्पीसीज कहते हैं, जैसे क्लोराइड, जैसे हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्किलेमीन जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या है लॉन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ 11th वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करके बताया। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे 11th पास करके 12th में आएंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हैं। 12th केमिस्ट्री में जब आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो 12th केमिस्ट्री का हर साल में अलग से सिलेबस करवाता हूँ, और यदि आप 1 अप्रैल से ही केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड भरपूर मटेरियल मिलेगा, वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और इस साल भी मैं हर एक चैप्टर के वीडियोज लेकर आऊँगा। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी और आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।